हेलो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम बात करेंगे जो इंपॉर्टेंट इंटरव्यू टिप्स हैं। कुछ टिप्स को आपको ध्यान में रखना है। देखिए, केवीएस एनबीएस ने आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया है, इंटरोगेशन के लिए नहीं। आपसे पूछताछ नहीं की जानी है जैसे पुलिस वाले करते हैं, इस तरह से नहीं। सिर्फ वो उस व्यक्ति से मिलना चाहते हैं जिन्होंने इतना अच्छा अपना टीयर 2 एग्जाम दिया। वो उस अध्यापक से मिलना चाहते हैं जो अगले 25 से 30 वर्ष उनके साथ जुड़ा रहेगा। और वो इसलिए इंपॉर्टेंट है, देखिए, जब हम कहीं भी सिलेक्ट होते हैं तो हम अपना टीचिंग तो करेंगे, वो तो क्लासरूम है, वहां तक सीमित है। लेकिन इसके अलावा हम उस पूरे ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर बन जाते हैं। वहां पे बाकी टीचर्स के साथ भी हमें कम्युनिकेट करना है, प्रिंसिपल भी वहां पे होगा, मैनेजमेंट भी वहां पर होगी। इसके अलावा बहुत सारे रिसोर्सेज वहां पर होंगे। किस तरह से हमें वहां पे उनका उपयोग करना है, किस तरह से उनके साथ हमें पेश आना है, वो एज ए टीम मेंबर आपको कहां पर देखते हैं, इंडिविजुअल लेवल पे आपको कहां पर देखते हैं और टीचिंग के तौर पे आपको कहां पर देखते हैं, इन सभी को मिलाकर आपके चयन को वो तय करेंगे। इसमें कुछ खास नियमों को यदि ध्यान में रखें, कुछ मैं सामान्य बात बताता हूं आपको। इन सामान्य बातों को यदि आप ध्यान में रख लेंगे ना, तो फिर आपके चयन में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। देखो, 50 to 60% मेरा अनुभव है कि वो क्वेश्चन सबसे पूछे जाने हैं। कुछ नई परिस्थितियां वहां पर बनेंगी, उन परिस्थितियों को बनाने वाले भी आप होंगे। इंटरव्यू को किस डायरेक्शन में ले जाना है यह आप पर डिपेंड करता है। कितना रोचक आप उसको बनाएंगे, कितना उलझन भरा बनाएंगे, इसमें मैं कहता हूं कि ज्यादातर कैंडिडेट पे ही डिपेंड होता है। वो अपनी बात को इस तरह से शुरू करे कि जो प्रश्न करता है, जो साक्षात्कार करता, उसके मन में पहले से ही ये बन जाए कि ये क्वेश्चन जैसे ही ये रुकेगा मैं पूछूंगा इससे। इस तरह से बोलना है। फिर इस तरह से उसमें आपको ट्रेसिस छोड़नी है, कुछ चिन्ह छोड़ने हैं जहां से उसके मन में उत्सुकता पैदा हो। तो कुछ टिप्स का आपको ध्यान रखना है। 50 to 60% मैंने बताया, सबसे वो बेसिक सी बातें पूछते हैं। इनमें सबसे पहला क्वेश्चन जो आपकी तरफ फायर किया जाता है वो आपका इंट्रोडक्शन है। सबसे पहले जाते ही फायर होगी आप पे, अपना परिचय दीजिए, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। अब जब आप अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, उसमें डूज और डोंट्स पे बात की जाती है। ये बताना है, ये नहीं बताना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, कैंडिडेट्स, वहां पे अपना भावुक पक्ष रखना, इमोशनल पार्ट रखना स्टार्ट कर देते हैं। किन विषम परिस्थितियों में वो पढ़े, कैसे घर के आर्थिक हालात थे। देखिए, इसके प्रति वहां के पैनल की संवेदनाएं हो सकती हैं, लेकिन इस आधार पर चयनित तो नहीं किया जा सकता, इस आधार पर सिलेक्शन तो नहीं दिया जा सकता ना। तो ये कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है, कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स यहां पे हमें ध्यान रखना है। देखिए, एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको दे दूं कि यहां पर जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वहां एक सेट रूम आपको दिया जाता है, यानी एक रूम मिलेगा। एक कमरे में आप जाएंगे और कमरे में जाने से यहां पर यह मान लीजिए रूम है, इसमें एंटर करने से और बाहर आने तक का सारा व्यवहार आपका नोट किया जाता है। आपने दरवाजा कैसे खोला, वहां हड़बड़ाहट में तो नहीं थे, बहुत तेजी में तो नहीं थे, बहुत असहज तो महसूस नहीं कर रहे थे। फिर वहां पर बैठने का पोस्चर आपका कैसा था, उस समय पैरों को तो नहीं हिला रहे थे, ज्यादा दाएं बाएं तो नहीं देख रहे थे, जुबान आपकी वहां पे लड़खड़ा तो नहीं रही थी, गला आपका बार बार सूख तो नहीं रहा था। दरअसल वो आपको परेशान नहीं कर रहे हैं, उनकी पूरी कोशिश रहती है वो आपको एक आरामदायक स्थिति में लाएं। इसलिए वो कहते हैं अपना परिचय दीजिए। बहुत आरामदायक स्थिति में लाना चाहते हैं, क्योंकि किसी के लिए भी एक नई सिचुएशन थोड़ा मुश्किल भरी हो सकती है, वो आपको नॉर्मल करने की कोशिश करते हैं। जितना जल्दी नॉर्मल होंगे उतना आपके लिए बेटर है। तो ये सारा व्यवहार वहां पे नोट किया जाता है। इसमें हमें कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना चाहिए, और व्यक्तिगत तौर पे मेरा तो ये मानना है, व्यक्तिगत तौर पे मैं ये मानता हूं कि एक अध्यापक के तौर पे हमारे व्यवहार में या एक व्यक्ति के तौर पे
वो सहजता होनी चाहिए। अगर नहीं है तो फिर उसको हमें बार बार अभ्यास करके सीख जाना चाहिए। तो यहां पे हमें ध्यान रखना है कि परंतु अगर हमारे में वो स्वाभाविक चीजें नहीं है तो अभ्यास करके उन विशेष गुणों को हम अपने में शामिल कर सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहां पे कि आपका ड्रेस कोड सबसे पहले क्या रहेगा, आपका ड्रेस कोड कैसा होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। देखिए, अध्यापक को हमेशा एक आदर्श स्थिति में देखा जाता है, उसी में सब पसंद करते हैं। अक्सर आपने देखा होगा पुरानी फिल्मों को जिसमें एक अध्यापक होता था, वो हालात से लड़ता रहता था लेकिन नियमों को और समाज के जो भी मापदंड हैं उसके अगेंस्ट नहीं जाता था। वो चोरी नहीं करता है, वो झूठ नहीं बोलता है, वो गरीबी में दिन काट लेगा, वो मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में रह लेगा लेकिन किसी गलत रास्ते को नहीं चुनेगा, क्योंकि टीचर आदर्शवादी है। बाकी जो भी आपकी पोस्ट आती है उसमें प्रैक्टिकलिटी को घसीट सकते हैं कि नहीं, ये व्यवहारिक बात नहीं लगी, लेकिन अध्यापक बनने जब आप जाते हैं ना तो वहां पे पूरी कोशिश उनकी रहती है कि आपसे एक आदर्श उत्तर उनको मिले, आदर्श उत्तर। क्योंकि आप जब बच्चों को बताएंगे तो वो उस आदर्श का प्रभाव 100 में से 1 बच्चे पर भी जाता है तो हमारा समाज में कहीं ना कहीं वो बीज रह ही जाता है, वो फिर अगले 100 बच्चों को दे सकता है, वो अगले 100 बच्चों को, है ना। तो ड्रेस कोड कैसा हो, ड्रेस कोड ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो बड़ा बेढंगा सा हो या ऐसा हो जो भड़कीला है, ऐसा हो कि जो लगे कि हां ये ज्यादा टाइट कपड़े हैं, या ऐसा लगे कि भाई जो प्रोफेशन है उसके अनुसार नहीं है। देखिए, ड्रेस के नाम पे हमें वहां पे अपने आप को फैशन शो जैसा नहीं बनाना है। हमें बहुत सिंपल से कपड़े, वो जिसमें ज्यादा तड़क भड़क ना हो, इस तरह के कपड़े आप वियर कर सकते हैं। लड़कियां साड़ी डाल सकती हैं अगर अच्छे से उसको कैरी कर पाए, सूट डाल सकती हैं लेकिन वो थोड़ा सा हाई नेक हो तो अच्छा रहेगा, दुपट्टे को अच्छे से कैरी करें, अपने बालों को ठीक से टाई करें, ये सब उसको ध्यान रखना है, ये बुनियादी बातें हैं। उसी तरह से लड़के अपना ट्राउजर और शर्ट डाल सकते हैं, उसके रंग हल्के रखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अपने जूते जो आपने डाले हैं फॉर्मल डाल के जाएं, है ना, और उसको अच्छे से पॉलिश करके जाएं। कपड़े आपके वहां अच्छे से इस्त्री किए हुए, प्रेस किए हुए होने चाहिए। डॉक्यूमेंट्स अच्छे से कैरी किए हों, आपने बेल्ट लगा रखी हो, बेढंगा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने ट्राउजर डाली है, शर्ट डाली है, नीचे स्पोर्ट्स शूज डाले हुए हैं या ऊपर के बटन खुले हुए हैं, है ना। आप बियर्ड रखते हैं तो उसको अच्छे से आप मैनेज करके जाएं, अपना अच्छे से ट्रिम करा के जाएं, अच्छे से उसको सेट करके जाएं। और नहीं रखते हैं तो अपना क्लीन से अच्छे से होकर जाएं, अपने बालों को अच्छे से बनाकर जाएं, ठीक है। इसके साथ साथ हमें ध्यान रखना है कि वहां पे ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप नए कपड़े लाए हैं और उसी दिन पहन के जा रहे हैं, तो उसमें 2-4 बार मैं कहता हूं कि उन कपड़ों को पहन के बैठ लें, घूम लें, उसके साथ भी सहज हो जाएं। ऐसा ना लगे कि उस दिन हमें पता चले कि इसमें ये नुक्स था, इसमें ये कमी थी, यहां से फटा था, ये था। तो वो चीजें भी आपके लिए नॉर्मल होनी चाहिए। कहने के पीछे भाव क्या है, ये जो ड्रेस है आपकी रूटीन एक्सरसाइज होनी चाहिए, उनको नहीं लगना चाहिए। बहुत सारे कैंडिडेट क्या करते हैं कि वो जींस टी शर्ट में रहते हैं या इस तरह से रहते हैं, उस दिन वो फिर अपना फॉर्मल ड्रेस डाल जाते हैं, फिर उसको खींचातानी लगी रहती है पूरा दिन। ऐसा नहीं करना है, रूटीन एक्सरसाइज होनी चाहिए आपकी। जब तक आपका इंटरव्यू नहीं होता है 2-4 बार 5 बार कंफर्टेबली उसको डाल के देख ले। तो ये चीज हमारे लिए यहां पर ड्रेस स्मार्ट कॉन्फिडेंस स्टार्ट हियर। तो यहां पर जब आप देखिए, जब आप अच्छे से अपने आप को उसमें कंफर्ट पाते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस वहीं से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब इसमें कुछ कॉम्बिनेशन, जैसे लाइट क्रीम शर्ट डाल सकते हैं, ब्लैक और मैरून ट्राउजर डाल सकते हैं आप, और व्हाइट शर्ट डाल सकते हैं, ग्रे ट्राउजर डाल सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप ये माने कि नहीं सर ने बोला है तो यही डाल के जाना है, नहीं। ये अप टू यू, आप पे डिपेंड करता है कि आप किसमें अच्छे दिख रहे हैं, कंफर्टेबल दिख रहे हैं और थोड़े से वहां पर सभ्य दिख रहे हैं, ठीक है। ऐसे नहीं लेना है कि भाई ऐसी ड्रेस ले लें जो बाद में भी काम आ जाए, ऐसी ले लें जो बाद में शादियों में भी, नहीं, वो पर्पस नहीं होना चाहिए। बड़ी आइडियलिस्टिक हमारी होनी चाहिए सारी चीजें। अब इसके बाद हम बात करते हैं यहां कि
इस इंटरव्यू में सक्सेस होने के लिए किन चीजों में हमें और ज्यादा अपने आप को अच्छे से निखारना है। अक्सर जब हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वहां पे हाँ और ना में उत्तर देना स्टार्ट कर देते हैं, यस और नो में। यह सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारी। देखिए, आपने अपना बायोडाटा वहां पर दिया है ना, बायोडाटा दिया है आपने सबने। उस बायोडाटा में आपके रिगार्डिंग बहुत सारी इंफॉर्मेशन लिखी है, लेकिन अभी भी बहुत सारी ऐसी बाकी हैं जो आपके सामने पैनल बैठा है उनको नहीं पता है। कोशिश ये करें, अपने आप को जो भी आपसे पूछा जाए यस और नो में उत्तर ना देके अपने आप को व्यक्त करें, वहां अच्छे से अपने आप को व्यक्त करें। जब आप अपने को अच्छे से व्यक्त करेंगे तो वहां पर जो साक्षात्कार करता है, इंटरव्यू लेने वाले हैं, वो आपके उन पहलुओं को भी जान पाएंगे जो अभी तक हिडन थे। मान लीजिए आप में बहुत अच्छी कम्युनिकेशन स्किल है या बहुत सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में आप रहे हैं, सोशल पार्टिसिपेशन आपका अच्छा रहा है, या लैंग्वेज पर कमांड आपकी अच्छी है, आपके पास वहां पर बहुत सारी अपने सब्जेक्ट के अलावा भी इंफॉर्मेशन है, तो वहां पे उसको आप बतलाने में कोई परहेज ना करें। इसलिए मैं कहता हूं कि ज्यादा मास्क नहीं लगाना है, सिर्फ हाँ ना में उत्तर ना देके अपने आप को वहां एक्सप्लोर करें। ठीक है, यह चीज आपको ध्यान रखनी है। फिर यहां जैसे मैं बार बार कहता हूं कि रूम में एंटर करने से और निकलने तक का व्यवहार सहज होना चाहिए। सहज यानी आप इस तरह से जाएं, एक सभ्य व्यक्ति हमारे रूम में आया है, विद परमिशन बैठा है, बिल्कुल सहजता से बैठा है, आराम से हमारे प्रश्नों के उत्तर दे रहा है, एक बड़े वहां पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ वो खड़ा होता है और रूम से चला जाता है। तो ये पूरी प्रक्रिया आपकी बहुत सहज होनी चाहिए। ऐसा लगना चाहिए कि ये तो इसकी दिनचर्या का हिस्सा है, रूटीन एक्सरसाइज है इसकी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहली बार है और पहली बार आप बहुत संभल के चल रहे हैं, ऐसे स्टेप गिनते हुए बहुत संभल के निकल रहे हैं, क्योंकि सर ने कहा था दरवाजा पटकना नहीं है और वहां पे बहुत तेज नहीं चलना है, बहुत स्लो नहीं चलना है, तो बहुत यहां जैसे मिलिट्री में चलते हैं ऐसे नहीं, रूटीन ऐसे लगना चाहिए कि आप आए वो भी सहजता, आप गए वो भी सहजता, आप बैठे रहे वो भी अनकंफर्टेबल, आप किसी भी स्तर पे, किसी भी लेवल पे, किसी भी सिचुएशन में नहीं हुए। फिर आगे हम बात करते हैं कि यहां पे जो आपका इंटरव्यू होता है उसमें आपकी पर्सनैलिटी के साथ साथ कुछ वो क्वेश्चन भी आप पे फायर करेंगे। अब वो आपके पर्सनल लेवल पे हो सकते हैं, आपके एकेडमिक से हो सकते हैं। तो एकेडमिक से यदि हैं, वो इसलिए जानना चाहते हैं कि सिर्फ व्यक्तित्व ही आकर्षक है या उसके साथ साथ उस ज्ञान को भी आप जानते हैं जिसके लिए हम चुनना चाहते हैं। तो ज्ञान भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इसलिए बार बार मैं कहता हूं कि आपका ओवरऑल व्यक्तित्व यानी पर्सनैलिटी, आपकी नॉलेज और आपकी जागरूकता, अवेयरनेस, ये तीनों मिलकर आपके इंटरव्यू को बहुत सफल और बहुत अच्छा बनाने वाली है। फिर से ध्यान रखें, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी नॉलेज और आपकी अवेयरनेस। इसलिए मैं कहता हूं कि जब आपका इंटरव्यू आने वाला है तो 15-20 दिन पहले न्यूज़पेपर रीड करना स्टार्ट कर दें, अपने आसपास की होने वाली घटनाओं को जानना शुरू कर दें, क्योंकि टीचर को सबसे ज्यादा अवेयर माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि सुबह उठते ही जैसे और व्यक्ति अपने निजी कामों में लग जाते हैं, वो सबसे पहले न्यूज़पेपर देखना चाहता है देश दुनिया में क्या हो रहा है। तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर हम बात करते हैं यहां पे साक्षात्कार में फिर कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट हुई। स्मूथ बिहेवियर होना चाहिए, अच्छा इंप्रेशन होना चाहिए, अच्छी नॉलेज, आपकी इंटेलिजेंस वहां पे दिखनी चाहिए। देखो अब है क्या हमारे पास कि मेरे पास बहुत अच्छी नॉलेज है, मैंने रिटन में भी अच्छा लिखा, लेकिन वो इंटेलिजेंस वहां उन लोगों के सामने जब मैं था वो दिख नहीं रही, उनको कहीं से नजर नहीं आ रही। तो वो दिखनी चाहिए आपके उस लहजे में, आपकी बातचीत में, आपके व्यवहार में वो इंटेलिजेंस नजर भी आनी चाहिए उनको। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। फिर हम यहां पर बात करते हैं इसमें आई कांटेक्ट कैसा हो, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। सबसे खूबसूरत पहलू हमारा है आई कांटेक्ट। बहुत सारे व्यक्ति इसी पर आकर हमारे केंद्रित हो जाते हैं, जी आई कांटेक्ट कैसा होना चाहिए। देखो पहली बात तो यह है कि पैनल में आपके 3 से 5 व्यक्ति वहां पे शामिल होते हैं। अब 3 से 5 व्यक्ति शामिल हैं तो सबके साथ एक समय पर क्वेश्चन पूछने पे आई कांटेक्ट नहीं हो सकता। तो मेरा व्यक्तिगत यह मानना है कि हमारा और आदिकाल से यह नियम भी है कि बातचीत में जो व्यक्ति आपसे प्रश्न पूछता है उसको ज्यादा प्राथमिकता दे। जो पैनल में बाकी व्यक्ति हैं उनको भी क्वेश्चन पूछने का मौका दिया जाएगा, इससे घबराएं नहीं आप।
घबराना नहीं है। तो यहां पर क्या क्या सावधानी रखनी है? प्रश्न का उत्तर देते समय जब आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर करते हैं तो सामने वाले की आंखों में देखें, लेकिन आंखों में देखने का अर्थ घूरना नहीं है। आंखें दिखाना यानी उसको ऐसे घूरना नहीं है, वो बिल्कुल आत्मविश्वास से भरी होनी चाहिए, उसमें सभ्यता, उसमें शालीनता होनी चाहिए। आंखों में देखना बहुत पॉजिटिव भी फील कराता है और बड़ा बुरा भी महसूस करा सकता है। तो वो आत्मविश्वास से भरी हुई होनी चाहिए, उसमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए, उनको लगे कि आप इन जानकारियों को अच्छे से कैरी किए हुए हैं, जानते हैं। फिर दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि कई बार कहते हैं जी सामने वाले को मैं तो ऐसे नहीं देख पाऊंगा, मैं तो लड़की हूं और पैनल में मान लो क्वेश्चन मेरे से किसी मेल मेंबर ने पूछ लिया तो थोड़ा मुझे असहज होता है किसी की आंखों में देखना। तो आप उसके चेहरे के ऊपर देख सकते हैं, आंखों में देखने के बजाय उसके फेस की तरफ देख सकते हैं, क्योंकि वहां पे नजरें चुरानी नहीं है। अक्सर यह होता है कि हम नजरें बचाना, नीचे मुंह करके आंसर देना शुरू कर देते हैं, ऊपर छत की तरफ देख के आंसर देना शुरू कर देते हैं, दाएं बाएं। इससे व्यक्ति क्या मानता है, सामने जो पैनल है वो ये मानता है कि या तो ये कोई संभावित उत्तर देना चाहता है, यानी अनुमानित उत्तर देगा कोई भी इधर उधर से जोड़ के, या इस व्यक्ति में आत्मविश्वास की कमी है। तो आप चेहरे पर देख सकते हैं। अच्छा, कई बार क्या होता है, हमारे से कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जिसका आंसर हमें नहीं पता है, तो ऐसे में अब आई कांटेक्ट करके ही चुप बैठे रहें या क्या करें? तो ऐसे में आप स्लाइटली थोड़ा नीचे देख सकते हैं, ऐसे है ना, आप थोड़ा सा जैसे कोई व्यक्ति मनन करता है, चिंतन करता है, ऐसे मुंह आंखें बंद करके ऐसे नहीं देखना है, बहुत सभ्य तरीके से थोड़ा सा नीचे आप देख सकते हैं और 2-4 सेकंड 5 सेकंड सोचने का। देखो कई बार क्या होता है, हम इंसान हैं, ह्यूमन है, सामने वाले भी इस चीज को समझते हैं कि भाई ना तो ये चैट जीपीटी है ना ही ये गूगल है कि कोई भी क्वेश्चन हमने इस पे डाला और ये तुरंत उसका आंसर देना स्टार्ट कर दे। सभ्य आदमी वही होता है जो प्रत्येक क्वेश्चन के आंसर को बहुत सुलझे हुए तरीके से और टाइम लेकर देता है। इससे यह माना जाता है कि यह व्यक्ति इस क्वेश्चन की गंभीरता को भी समझता है और इस पर दिए जाने वाले अपने वक्तव्य को भी समझता है। ऐसा नहीं है जल्दबाजी में हमें खुश करने के लिए कुछ भी बोल जाए, नहीं, ये उस क्वेश्चन की गंभीरता को समझ रहा है। तो वो चीज भी हमें ध्यान रखनी है, वो पार्ट भी हमें ध्यान रखना होगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि यहां पे चेहरे को आप देख सकते हैं, समय लेने के लिए थोड़ा सा आप वहां पर नीचे देख सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। फिर यहां पर ये जो पूरी प्रक्रिया ना, ये थोड़ी सहज होनी चाहिए, आत्मविश्वास से भरी होनी चाहिए। कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो उनको लगे कि ये आप पहली बार कर रहे हैं। अब बात करते हैं यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट, और वो क्या है कि महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि साक्षात्कार यानी इंटरव्यू के दौरान प्रश्न करने वाले से ये आई कांटेक्ट करें सब पर बराबर। ये मैं बता चुका हूं कि वहां पे सामने वाले को ज्यादा महत्व दे सकते हैं जिसने क्वेश्चन पूछा है, बाकी को इग्नोर ना करें। ऐसा मैंने नहीं कहा कि बाकी को बिल्कुल इग्नोर कर दे, हां उनको भी तवज्जो दिया जा सकता है, आप भी उनकी तरफ स्लाइटली थोड़ा सा देख सकते हैं, बातचीत के दौरान थोड़ा सा महत्व उनको दे सकते हैं, लेकिन फिर भी क्वेश्चन पूछने वाले को ज्यादा महत्व दें। ऐसा नहीं है कि आप गर्दन को इस तरह से बार बार रोटेट करते रहें। हाँ, उनकी ऐसा नहीं है कि आपने उपेक्षा की है, उनको थोड़ा सा महत्व दे सकते हैं। फिर इंपॉर्टेंट बात आती है कि यहां इसमें इसके बाद हमारा नेक्स्ट पहलू है कम्युनिकेशन, हमारा संप्रेषण कैसा हो, कम्युनिकेशन कैसा हो। कम्युनिकेशन में हमें ध्यान रखना है, हमारे से जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो 2 तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। वो एक तरह के क्वेश्चन तो होते हैं जो फैक्ट पे आधारित होते हैं, फैक्चुअल होते हैं, और एक तरह के क्वेश्चन होते हैं जो हमारे सिचुएशन बेस्ड होते हैं, एसआरटी टाइप होते हैं। अब जो क्वेश्चन हमारे फैक्चुअल हैं, उन फैक्चुअल क्वेश्चन के आंसर हमें गलत नहीं देने हैं, उनके गलत नहीं देने हैं, क्योंकि अगर आपने वहां पे गलत उत्तर दिया तो वो आपके पूरे इंटरव्यू को खराब कर सकता है। अगर आप उस पर बिल्कुल श्योर हैं, कोई तथ्यात्मक बात पूछी आपसे, फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछ लिया जाए भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन रहा, राष्ट्रपति कौन रहा, या किसी डे के बारे में पूछ लिया, या किसी सब्जेक्ट से संबंधित कोई फैक्ट पूछ लिया, तो यदि आप उस पर श्योर हैं तो ही आंसर करें, वरना आप उसको ये बोल सकते हैं कि माफ कीजिएगा अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूं, या इस समय शायद मैं इसका उत्तर देने में अभी समर्थ नहीं हूं, मुझे याद करने में थोड़ा समय लग सकता है। तो ये तमाम बातें की जा सकती हैं, लेकिन गलत उत्तर देने से बचें।
हां, सिचुएशनल बेस्ड जो हमारे क्वेश्चन होते हैं उसमें डिग्री ऑफ करेक्टनेस की बात की जाती है कि आपका उत्तर किस हद तक ठीक है। अब किस हद तक ठीक है, तो उसमें आपके चांसेस हैं कि मान लो किसी क्वेश्चन के कुल अंक 10 हैं, तो उसमें से 5 मिल जाए, 2 मिल जाए, 8 मिल जाए। यह डिपेंड करता है आपने कितना अच्छे से सिचुएशन को समझा और डील किया। तो इसमें कोई भी आंसर आपका बिल्कुल ठीक और बिल्कुल गलत नहीं होता है, उसमें डिग्री ऑफ करेक्टनेस ही होती है कि किस हद तक सही है। एक एग्जांपल लेते हैं, आप अपनी कक्षा को रोचक बनाने के लिए क्या क्या करेंगे। अब रोचक बनाने के लिए एक बच्चा बोलता है, सर मैं तो वहां पे बहुत सारा टीएलएम यूज करने वाला हूं। एक बच्चा कहता है कि मैं उस टॉपिक को किसी जीवन के अनुभव से जोड़कर शुरू करने वाला हूं। वहीं पे एक टीचर कहता है, मैं इस पूरे चैप्टर को कहानी नुमा बनाकर पढ़ाने वाला हूं। अब तीनों ही व्यक्ति ठीक है। एक ने तीनों आंसर बता दिए, तीनों को शामिल करते हुए आंसर दे दिया, वो भी ठीक है। तो यहां पे डिग्री ऑफ करेक्टनेस। लेकिन आपसे पूछा कोई फैक्चुअल क्वेश्चन कि भाई इस चीज की खोज किसने की, लाइक यहां पे एक मैंने सिचुएशन दी है कि यहां पर पहला उपग्रह कौन सा छोड़ा गया। अब इस पे तो देखिए फैक्ट की बात है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। फैक्चुअल क्वेश्चन का आंसर कोशिश करें कि गलत ना दें, और सिचुएशन बेस्ड में आप बिल्कुल डरे ना, दिल खोल के अपने आप को बताएं, ठीक है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, जब आप कम्युनिकेशन करते हैं तो अब यहां पर दो चीजों को ध्यान रखना है। जब आप पैनल के सामने बैठे हैं तब ज्यादा हाथ ना हिलाएं, ज्यादा अपने पैरों को ना चलाएं, यानी ऐसे हाथों को यूज करके बात ना करें। शांति से अपने घुटनों पे हाथ को रख सकते हैं, यदि आपने डॉक्यूमेंट्स लिए हैं तो उन पे हाथ रख सकते हैं, आराम से बात कीजिए। हां, अपने फेशियल एक्सप्रेशन को अपनी भाषा के साथ जोड़ सकते हैं। लेकिन जब आप डेमो टीचिंग करते हैं, इस डेमो टीचिंग में आपके वर्बल और नॉन वर्बल सारी चीजें यूज होनी चाहिए। फिर उसमें आपको बिल्कुल ऐसे सावधान होकर नहीं पढ़ाना है, फिर आपको वहां पे अपनी लैंग्वेज और बॉडी लैंग्वेज दोनों को शामिल करना है। फिर ज्यादा ऊंची आवाज में नहीं बोलना है। ऐसा नहीं है कि आपका इंटरव्यू चल रहा है और आपकी आवाज बाहर तक सुनाई पड़ रही है, वो सामान्य आपके बिल्कुल करीब बैठे हैं, तो आराम से इस टोन में बात कीजिए कि आराम से उन तक पहुंच जाए। ज्यादा लड़खड़ाहट उसमें ना हो, ज्यादा धीमी आवाज में भी बात नहीं करनी है। तो ये आपको कम्युनिकेशन में ध्यान रखना है कि किन किन चीजों की हमें अभिव्यक्ति करनी है। ये सारी चीजें यहां पर मैंने लिख दी हैं। और यहां अगर मान लो आपसे किसी क्वेश्चन का आंसर जो फैक्चुअल था वो गलत हो भी जाता है, तो इससे आपके इंटरव्यू पे कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर आप देकर टियर 2 एग्जाम क्वालिफाई करके आए। तो किसी तथ्यात्मक बात का नहीं भी पता है तो वो ज्यादा उसको माइंड नहीं करते हैं, और इस आधार पे ये भी मानना नहीं है कि मेरा तो आंसर यहां पे गलत हो जाता है, आगे का इंटरव्यू खराब होने वाला है। इस चीज से भी आपको नहीं घबराना है। आगे बात करते हैं यहां सिचुएशनल बेस्ड। सिचुएशनल बेस्ड में मैंने बात की है, डिग्री ऑफ करेक्टनेस यहां पर आपकी चेक होती है, और डिग्री ऑफ करेक्टनेस में आपके सभी उत्तर वहां पर पॉसिबली किसी ना किसी रूप में ठीक मान लिए जाते हैं, तो उससे आपको घबराना नहीं है। अब इसके बाद हम बात करते हैं जी इसमें और क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो और हमें ध्यान रखना है संभावित क्वेश्चन कौन से हो सकते हैं और कौन कौन से एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जनरल इंफॉर्मेशन थी जो आप लोगों ने यहां पर सुनी। अब नेक्स्ट सेशन में हम बात करने वाले हैं कि संभावित कौन कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं जो हमसे पूछे जा सकते हैं, सब्जेक्ट से किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, जनरल क्वेश्चन कौन से होते हैं, ठीक है, इंट्रोडक्शन में क्या चीजों को शामिल करना चाहिए, हॉबीज क्या बताएं, वहां पर अपनी स्ट्रेंथ क्या बताएं, वीकनेस क्या बताएं, अगर गैप ज्यादा है तो कैसा आंसर करना चाहिए, गैप कम है तो किस तरह का रिस्पॉन्स दें, आप टीचर ही क्यों बनना चाहते थे। तो तमाम इस तरह के क्वेश्चन हैं। आपका रोल मॉडल लाइफ में कौन रहा है, आप इतनी दूर ये जॉब ट्रांसफरेबल जॉब है, दूर भेज दिया जाता है, कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। फीमेल कैंडिडेट से अक्सर पूछ लिया जाता है, घर की जिम्मेदारी भी आपके पास थी, उनको छोड़कर जाना आपके लिए पॉसिबल होगा नहीं होगा। तो ये तमाम सिचुएशन है। बहुत सारे कैंडिडेट जो अभी पढ़ रहे हैं, उन्होंने एग्जाम भी दिया था और उनका क्वालिफाई भी हो जाता है, वहां जाते हैं और अक्सर ये गलती कर जाते हैं कि सर मैं तो अभी परसुइंग मास्टर डिग्री या इस तरह से कुछ कर रहा हूं। तो फिर वो मानते हैं कि आप पढ़ाई छोड़ के आ जाएंगे। आप कहते हैं बिल्कुल आ जाऊंगा, यानी पढ़ाई के प्रति आपका रवैया फिर बहुत गंभीर या बहुत संवेदनशील नहीं है, आप अपनी पढ़ाई को बीच में छोड़ के भी आ जाएंगे।
तो वहां पर फिर कौन सी क्वालिफिकेशन कितनी बताएं, किनको हम हाइड करें, ये सारी चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, मेरे वाली गलती करते हैं, मैंने क्या किया कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन यानी और बहुत सारी जो भी एकेडमिक क्वालिफिकेशन थी उनको वहां पे रख दिया। अब इस बात से उनको ये सिर्फ रहता है कि एक व्यक्ति जिसके पास इतनी क्वालिफिकेशन है वो लंबे समय तक शायद हमसे नहीं जुड़ेगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि सरकार के जितने रिसोर्सेज हैं हम उनको यहां यूज कर ले और ये व्यक्ति बीच में छोड़ के चला जाए। ऐसे में तो हमारे बच्चों का तो सेशन का लॉस हो जाएगा। अब ये सेशन के बीच में चले जाते हैं तो हमें एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो लंबे समय तक हमारे साथ बना रहे, हमारे साथ जुड़ा रहे, सरकार को बार बार संसाधन खर्च ना करने पड़े, इस व्यक्ति के चुनाव पे जितनी भी लागत आई है उसको सरकार वसूल कर सके। तो ये सारी चीजें वहां पे बारीकी से नोट की जाती हैं। ठीक है, फिर आप उम्र के किस पड़ाव में हैं, यानी आपका अंतिम लाइफ की एज के स्टेज में चल रहे हैं कि भाई अभी आपकी एज कंप्लीट होने वाली है, तो वहां पे किस तरह से आपको देखा जाता है, और आप बिल्कुल बिगनर हैं तो किस तरह से देखा जाता है। ये तमाम क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं जो कि हमसे पूछे जा सकते हैं। तो इन पे नेक्स्ट क्लास में हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।